इन्फ्लेशन बड़ा वर्ड है, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन सिंपल बात है। चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मतलब सारी चीजों और सर्विसेज के प्राइसेस टाइम के साथ बढ़ रहे हैं। सिंपल बात है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। पैसों की वैल्यू कम हो जाती है जब दाम बढ़ते हैं। आपने नोटिस किया होगा, पहले जितनी चीजें आप पैसों से खरीद सकते थे, अब उतनी नहीं खरीद सकते। याद है जब आपके पेरेंट्स बताते थे कि उनके टाइम में 1 रुपये में कितना कुछ आ जाता था? यही इन्फ्लेशन है। टाइम के साथ पैसों की पावर कम हो जाती है, मतलब सेम चीज खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। हम सबको महंगाई की मार पड़ रही है, चाहे ग्रोसरी स्टोर हो, पेट्रोल पंप हो या बिजली पानी का बिल। बढ़ती हुई कीमत सबको अफेक्ट करती है। सब्जियों से लेकर पेट्रोल तक सब चीज महंगी होती जा रही है। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में यही हो रहा है। यह एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। अमीर गरीब सब कंट्रीज में हो रहा है। हर कंट्री का इन्फ्लेशन रेट अलग हो सकता है, लेकिन चीजों के दाम बढ़ना कॉमन है। लेकिन दाम क्यों बढ़ते हैं? इसका कोई एक जवाब नहीं है। कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे डिमांड ज्यादा होना, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ना या गवर्नमेंट पॉलिसीज। कभी कभी डिमांड ज्यादा होती है, जैसे सबको लेटेस्ट फोन चाहिए तो उसका दाम बढ़ जाता है। जब चीज की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो तो दाम बढ़ते हैं। कभी कभी सप्लाई चेन की प्रॉब्लम होती है, जैसे पैंडेमिक में ग्लोबल ट्रेड रुक गया था और चीजों की कमी हो गई थी। जब चीजें मार्केट में कम होती हैं तो दाम बढ़ जाते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ सकता है। अगर किसी चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल या लेबर महंगा हो जाए तो उसका दाम भी बढ़ जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी रोल होता है, जैसे ज्यादा पैसे प्रिंट करने से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है अगर इकोनॉमी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। इन सब चीजों को बैलेंस करना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होता है। इन्फ्लेशन हम सबको अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। इसके रीजन समझने से हम इससे बेटर डील कर सकते हैं। आम आदमी के लिए इन्फ्लेशन एक चुपके से जेब काटने वाला चोर है। यह आपकी सेविंग्स को धीरे धीरे कम करता रहता है, आपकी मेहनत की कमाई को समय के साथ कम वैल्यूएबल बनाता है। मान लीजिए आपने एक शर्ट खरीदने के लिए 100 रुपये बचाए, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से वही शर्ट अब 110 रुपये की हो गई है। आपकी सेविंग्स अब पर्याप्त नहीं है। यह उन लोगों के लिए स्पेशली मुश्किल है जिनकी फिक्स्ड इनकम है। पेंशनर्स, डेली वेज अर्नर्स, उनकी इनकम तो सेम रहती है, लेकिन उनके एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं। इन्फ्लेशन बिजनेसेस के लिए फ्यूचर प्लानिंग करना भी डिफिकल्ट बना देता है। जब प्राइसेस अनप्रिडिक्टेबल होते हैं तो इन्वेस्ट करना और जॉब्स क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है। कई चीजें महंगाई बढ़ा सकती हैं, जैसे कि बढ़ी हुई मांग। जब लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं खर्च करने के लिए, तो वो ज्यादा सामान और सेवाओं की मांग करते हैं। इससे दुकानदार दाम बढ़ा देते हैं। दूसरा कारण है बढ़ा हुआ प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर कच्चा माल, मजदूरी या परिवहन महंगा हो जाता है तो दुकानदार ये बढ़ा हुआ खर्चा ग्राहकों से वसूलते हैं, कीमतें बढ़ाकर। सरकारी नीतियां भी इसमें भूमिका निभाती हैं। बहुत ज्यादा नोट छापने से करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। आखिर में युद्ध या प्राकृतिक आपदा जैसी ग्लोबल इवेंट्स सप्लाई चेन को तोड़ सकती है और कीमतों में अचानक बदलाव ला सकती है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ाने के तरीके होते हैं, वैसे ही इसे कम करने के भी तरीके होते हैं। गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन मैनेज करने के लिए कई टूल्स यूज करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एक कॉमन टूल है। सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकते हैं, जिससे पैसे उधार लेना महंगा हो जाता है। इससे स्पेंडिंग स्लो हो सकती है और इकोनॉमी कूल डाउन हो सकती है और आखिरकार इन्फ्लेशन कम हो जाती है। जब इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होते हैं तो घरों, कारों और बिजनेसेस के लिए लोन्स महंगे हो जाते हैं। ये बोरोइंग डिस्करेज करता है और सेविंग एनकरेज करता है, क्योंकि लोगों को अपने सेविंग्स अकाउंट्स पर बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। नतीजतन कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाती है, जिससे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम हो सकती है। कम डिमांड से कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। फिस्कल पॉलिसी एक और टूल है। गवर्नमेंट्स अपनी स्पेंडिंग कम करके या टैक्सेस बढ़ाकर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट कम खर्च करती है तो इकोनॉमी में कम पैसा सर्कुलेट होता है। इससे डिमांड कम करने और इन्फ्लेशन कम करने में भी मदद मिल सकती है। टैक्सेस बढ़ाने का भी सिमिलर इफेक्ट हो सकता है। ज्यादा टैक्सेस का मतलब है कि लोगों के पास कम डिस्पोजेबल इनकम होती है।
जिससे स्पेंडिंग कम हो सकती है और गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम हो सकती है। लेकिन सही बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के अग्रेसिव मेजर्स कभी-कभी रिसेशन का कारण बन सकते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। रिसेशन के कारण ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, कम इनकम और कम इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। इसलिए पॉलिसी मेकर्स को ओवरऑल इकोनॉमी पर अपने एक्शंस के पोटेंशियल इंपैक्ट्स पर केयरफुली कंसिडर करना चाहिए। यह एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है, जिसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टाइफल किए बिना इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए कांस्टेंट मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है। अंत में इकोनॉमी को कूल डाउन करने और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के इफेक्टिव टूल्स हैं, लेकिन रिसेशन से बचने के लिए उनका जुडिशियसली यूज किया जाना चाहिए। गोल एक स्टेबल और हेल्थी इकोनॉमी अचीव करना है, जहां इन्फ्लेशन मैनेजेबल हो और ग्रोथ सस्टेनेबल हो। इसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए गवर्नमेंट्स, सेंट्रल बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की आवश्यकता होती है। सेक्शन 5 सीपीआई, जीडीपी और मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन की जुबान। आईएसएस सेक्शन में हम इन कॉम्प्लेक्स टर्म्स को सिंपल कॉन्सेप्ट्स में समझेंगे, जो सबको समझ आ सके। आखिर तक आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपकी डेली लाइफ को कैसे इंपैक्ट करते हैं। इन्फ्लेशन को समझने के लिए ह्यूमन कुछ की टर्म्स से फेमिलियर होना जरूरी है। ये टर्म्स इकोनॉमिक लिटरेसी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और ह्यूमन इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं। चलो बेसिक्स से शुरू करते हैं। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कॉमनली परचेस्ड गुड्स और सर्विसेज की एक शॉपिंग कार्ट की तरह है। इमेजिन करो कि आप रेगुलरली जो चीजें खरीदते हैं, जैसे दूध, ब्रेड और कपड़े, उनकी प्राइसेस को ट्रैक कर रहे हैं। सीपीआई भी नेशनल स्केल पर यही करता है। सीपीआई इन आइटम्स की एवरेज प्राइस चेंज ओवर टाइम ट्रैक करता है, जिसे ह्यूमन इन्फ्लेशन का मेजर मिलता है। जब सीपीआई ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं और आपके पैसे पहले जितना कुछ नहीं खरीद सकते। इसे ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले सारे गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इससे एक नेशन के इकोनॉमिक आउटपुट की तरह सोचो। एक ग्रोइंग जीडीपी एक हेल्थी इकोनॉमी को इंडिकेट करता है, जहां बिजनेसेस थ्राइव कर रहे होते हैं और जॉब्स प्लेंटिफुल होते हैं। एक हेल्थी जीडीपी ग्रोथ रेट स्टेबल इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि कंट्री ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, लोग ज्यादा कमा रहे हैं और ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है। लेकिन अगर जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो करे तो यह इन्फ्लेशन का कारण बन सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑन एक्शंस को रिफर करता है, जो एक सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करने के लिए लेता है। यह इकोनॉमी को मैनेज करने का एक क्रूशियल टूल है। इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करके सेंट्रल बैंक बोरोइंग और स्पेंडिंग बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यह इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए यूज होने वाला एक की टूल है। फॉर इंस्टेंस, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है इकोनॉमी को ठंडा करने के लिए। इसी तरह अगर इकोनॉमी स्लो है तो इंटरेस्ट रेट्स कम करने से ग्रोथ स्टिमुलेट हो सकती है। ये टर्म्स टेक्निकल लग सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली टूल्स हैं जो ह्यूमन समझने में मदद करते हैं कि इकोनॉमी कैसे काम करती है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर हम फाइनेंशियल न्यूज को बेटर नेविगेट कर सकते हैं, स्मार्टर पर्सनल फाइनेंस डिसीजंस ले सकते हैं और ब्रॉडर इकोनॉमिक फोर्सेस जो हमारी लिव्स में हैं उनको समझ सकते हैं। सेक्शन 6 समोस से समझतीन हैं, अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन विद समोसास। मान लो एक समोसा 10 रुपये का है। अगर मैदा, आलू और तेल जैसे इंग्रेडिएंट्स महंगे हो जाते हैं तो समोसे वाले के पास दो ऑप्शंस होते हैं, प्राइस बढ़ा दो या समोसे का साइज कम कर दो। अगर वो प्राइस 12 रुपये कर देते हैं तो ये इन्फ्लेशन है, आपके पैसे से कम समोसा मिलता है। अगर वो साइज कम कर देते हैं तो ये भी इन्फ्लेशन का ही नतीजा है, आपके 10 रुपये में छोटा समोसा मिलता है। ये सिंपल एग्जाम्पल दिखाता है कि इन्फ्लेशन हमारी परचेसिंग पावर पर कैसे असर डालता है। उतने ही पैसों में हमें समय के साथ कम सामान मिलता है। सेक्शन 7 अलग अलग आर्थिक सिद्धांत, डिफरेंट इकोनॉमिक थ्योरीज। इकोनॉमिस्ट्स के अलग अलग विचार हैं कि इन्फ्लेशन क्यों होता है और इसे कैसे मैनेज करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि पैसे की सप्लाई कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, जबकि दूसरे लोग सरकार के खर्चे और नियमों पर जोर देते हैं। कोई एक सॉल्यूशन सब जगह काम नहीं करता।
इन्फ्लेशन को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका अक्सर देश की विशेष आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन इन अलग अलग नजरियों को समझने से हमें आर्थिक नीतियों के बारे में अच्छे फैसले लेने में मदद मिल सकती है। सेक्शन 8, इन्फ्लेशन समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? Why is understanding inflation important? इन्फ्लेशन सब पे असर करता है। ये हमारे सेविंग्स, स्पेंडिंग और ओवरऑल फाइनेंशियल वेलबीइंग को अफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन को समझकर हम अपने पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। हम अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एडजस्ट कर सकते हैं ताकि इन्फ्लेशन के बुरा असर से बच सकें। इसके अलावा इन्फ्लेशन समझने से हम इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस में हिस्सा ले सकते हैं। हम गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स के डिसीजंस को बेहतर समझ सकते हैं और उनको उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रख सकते हैं। सेक्शन 9, याद रखें, रिमेंबर दिस, इन्फ्लेशन एक कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन इसका इंपैक्ट अपनी लाइफ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि इन्फ्लेशन पेशन की वैल्यू को समय के साथ कम करता है। इस पे कई फैक्टर्स का असर होता है, जैसे सप्लाई एंड डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसीज और ग्लोबल इवेंट्स। इन्फ्लेशन को मैनेज करना एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है और अलग अलग इकोनॉमिक थ्योरीज अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देते हैं। इन्फॉर्म्ड रहकर और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेकर हम इन्फ्लेशन के चैलेंजेस से निपट सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल वेलबीइंग को सिक्योर कर सकते हैं।